सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सन 2010 का जेट का पुराना पेपर। इससे पहले मैंने सन 2012 का जेट का पुराना पेपर और सन 2011 का जेट का पुराना पेपर, उन दोनों के ही जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है वो सोल्व करवा के यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको जाके देख लीजिए। अब बात करते हैं जो सन 2010 में जेट का जो पेपर आया था, जिसमें जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट था उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और किस प्रकार से आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गन्ने का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? गन्ने का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्पाइक, ऑप्शन बी टेसल, ऑप्शन सी पेनिकल और ऑप्शन डी एरो। तो जो गन्ने का पुष्पक्रम होता है वो क्या कहलाता है? एरो कहलाता है। और जो पेनिकल कहलाता है वो धान का पुष्पक्रम पेनिकल कहलाता है, मक्का का टेसल कहलाता है और गेहूं का स्पाइक कहलाता है। तो एरो किसका कहलाता है? गन्ने का कहलाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मुख्य फसलों के बीच एक छोटी अवधि की फसल उगाना कहलाता है। ये क्वेश्चन पीछे वाले जेट के एग्जाम में भी पूछा गया था। क्या क्वेश्चन क्या है वापस से समझिए। दो मुख्य फसलों के बीच एक छोटी अवधि की फसल उगाना कहलाता है। यहाँ पर दो मुख्य फसलों की जगह क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मुख्य फसल की दो लाइनों के बीच छोटी अवधि की फसल उगाना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कैच क्रॉप। कौन सी क्रॉप? कैच क्रॉप इसका राइट आंसर होगा। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर तीसरा है, धान का वानस्पतिक नाम क्या है? धान का या चावल का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका वानस्पतिक नाम है ओराइजा सटाइवा। साइसर एरिटिनियम चने का है और सोरगम बाइकलर जवार का है। देखो ओराइजा सटाइवा तो है धान का, साइसर एरिटिनम है चने का और सोरगम बाइकलर है जवार का। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में मिरेकल राइस का दर्जा किस धान की किस्म को है? तो मिरेकल राइस को हिंदी में जादुई चावल बोला जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत में जादुई चावल का दर्जा धान की किस किस्म को प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा TN फर्स्ट। सिर्फ और सिर्फ TN फर्स्ट जो है उसको भारत में क्या बोला जाता है? उसको भारत में बोला जाता है मिरेकल राइस या फिर जादुई चावल। अगर विश्व की बात की जाए तो फिर इसका राइट आंसर क्या होगा? IR8। IR8 को क्या बोला जाता है? विश्व में, पूरे विश्व में ही क्या बोला जाता है? मिरेकल राइस या जादुई चावल का दर्जा दिया गया है। तो ये दोनों ही भारत, क्योंकि विश्व में भारत भी एक विशेष स्थान रखता है विश्व में, इसलिए IR8 जो वैरायटी है उसको भारत में भी मिरेकल राइस बोलते हैं। और सिर्फ TN फर्स्ट जो वैरायटी है उसको सिर्फ और सिर्फ भारत में ही मिरेकल राइस या जादुई चावल बोला जाता है। तो इसके दोनों ही इसके आंसर क्या होंगे? राइट होंगे। अगला सवाल है, चने का एक्जोकाइट रोग है, यानी कि चने का सबसे भयंकर रोग कौन सा है? तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है अंगमारी रोग, जो सबसे ज़्यादा किसमें होता है? चने में होता है। अंगमारी रोग सबसे ज़्यादा किसमें होता है? चने में होता है और बहुत ही ज़्यादा हानिकारक रोग है। अगला सवाल है, पशुधन का चुनाव करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। अब पशुधन या जो पशु है, गाय भैंस भेड़ बकरी, वो सारी पशु क्या कहलाते हैं? पशुधन कहलाते हैं। तो पशुधन का चुनाव करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? दूध उत्पादन देखकर, वंशावली पंजिका देखकर, गुणांकन तालिका देखकर या शारीरिक दशा देखकर? तो देखो अब दूध उत्पादन में क्या होता है कि जो पशु जितना दूध दे रहा है उसके आधार पर पशु का चयन किया जा रहा है। वंशावली पंजिका है, उसमें पशु का चयन कैसे कर रहे हैं कि इस पशु के जो माता पिता थे और इसके जो दादा या दादी थे वो उनके लक्षण कैसे थे और उनके आधार पर उनका क्या किया जा रहा है? पशु का चयन किया जा रहा है। और गुणांकन तालिका ये सबसे अच्छी विधि मानी गई है। इसमें पशु के गुण के आधार पर, दूध उत्पादन के आधार पर, पशु के शरीर के आधार पर और पशु के रहन सहन हाव भाव के आधार पर इसका चुनाव किया जाता है। और नेक्स्ट लास्ट वाला जो है वो है शारीरिक दशा को देखकर। तो इन सब को मिलाकर जो सबसे उत्तम विधि मानी गई है वो कौन सी है? गुणांकन तालिका विधि, जिसमें पशु के गुण के आधार पर क्या किया जाता है? पशुओं का चयन किया जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, पशुधन, ये तो हो गया। नेक्स्ट, कपास में रुई को बिनोले से अलग करने की क्रिया को कहते हैं। देखो बिनोला क्या होता है? जो कपास होता है उसका जो कैप्सूल होता है जिसमें से कपास बाहर निकलती है, और कपास बाहर निकलती है और उसमें जो उस कैप्सूल में कपास आधी अंदर रहती है और आधी बाहर रहती है, वो क्या कहलाता है? बिनोला कहलाता है।
तो जो कपास होती है उसको बिनोले से अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? ओटाई कहलाती है। क्या कहलाती है? ओटाई कहलाती है। तो जहाँ पर कपास लगता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है, उसका फ्रूट भी होता है, या उसको आप बिनोला भी बोल सकते हो, और बिनोला से ही रुई को अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में सर्वाधिक कपास की खेती कहाँ पर की जाती है? तो भारत में सर्वाधिक कपास की जो खेती की जाती है वो कहाँ पर की जाती है? महाराष्ट्र में की जाती है। कहाँ पर की जाती है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास की खेती की जाती है। और सबसे ज़्यादा जो अगर पूछा जाए आपसे कि फल उत्पादन कहाँ होता है तो वो भी महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला सुगंधित हाइब्रिड धान कौन सा है? अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो विश्व का सबसे पहला सुगंधित हाइब्रिड धान या विश्व की पहली सुगंधित हाइब्रिड राइस की वैरायटी या किस्म कौन सी है? तो इसका आंसर होगा PRH10। PRH10 जो वैरायटी या किस्म है वो सबसे पहली सुगंधित बासमती चावल की किस्म है। समझ में आ गई? PRH10 जो है सबसे पहली बासमती चावल की सुगंधित किस्म है, PRH10। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी दुग्ध बस्ती नामक कॉलोनी कहाँ स्थापित की गई है? एशिया की सबसे बड़ी दुग्ध बस्ती नामक कॉलोनी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में। जो दूध बस्ती बसाई गई है वो कहाँ पर बसाई गई है? महाराष्ट्र में बसाई गई है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसे मिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, तो वो शहर है गुजरात के अंदर एक शहर है जिसका नाम है आनंद। वो एक ज़िला है गुजरात का। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मिल्क सिटी ऑफ इंडिया या मिल्क सिटी ऑफ गुजरात। अगला क्वेश्चन है, विश्व में दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? विश्व में दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो जो सानेन होती है, सानेन नस्ल की बकरी को क्या कहा जाता है? सानेन नस्ल की बकरी को दूध की रानी कहा जाता है। और इस बकरी का नाम सानेन क्यों है? क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में एक गांव है, उस गांव का नाम है सानेन, और वहीं पर इस बकरी की उत्पत्ति मानी जाती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसीलिए इसको सानेन बकरी बोला जाता है। जैसे हमारे राजस्थान में जैसलमेरी नस्ल की बकरियां होती हैं, नागौरी नस्ल के बैल होते हैं, उसी प्रकार से ये सानेन जो नस्ल है इसका मुख्य उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में है। और स्विट्ज़रलैंड में एक गांव है, उस गांव का नाम है सानेन, इसीलिए इस बकरी को क्या बोला जाता है? सानेन बोला जाता है। और ये दूध की रानी है। दूध की रानी इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका दूध उत्पादन बहुत अधिक होता है, इसलिए इसको दूध की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश ने तैयार किया था? सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किसने तैयार किया था? भारत ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? भारत ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू शोध अनुसंधान संस्थान या केंद्रीय आलू शोध संस्थान, बात एक ही है। तो केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर है? ये है कुफरी शिमला में। कहाँ पर है? शिमला में। कहाँ पर है? कुफरी शिमला में है। और शिमला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो अगर आपसे शिमला भी नहीं दिया जाए और ऑप्शन में दे दे हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश सही माना जाएगा। अगर हिमाचल प्रदेश भी नहीं दे और शिमला भी नहीं दे और लिख दिया जाए कुफरी, कुफरी, कुफरी नामक जगह है, तो कुफरी आपका सही माना जाएगा। अगला सवाल है, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राजामुंद्री। और राजामुंद्री कहाँ पर है? राजामुंद्री है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का एक जिला है, उसका नाम है राजमुंद्री, और वहीं पर ये सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? राजामुंद्री, आंध्र प्रदेश में। टोबैको का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? निकोटियाना टोबैको, निकोटियाना टोबैकम। क्या होता है? निकोटियाना टोबैकम इसका साइंटिफिक नेम होता है। और इसमें निकोटीन नामक एक तत्व पाया जाता है जिसके कारण नशा आता है। अगला सवाल है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान या चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? कटक में है। और कटक कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा का नाम बदल दिया गया है, उड़ीसा का नाम अब बदलकर ओडिशा कर दिया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, उड़ीसा और ओडिशा दोनों एक ही है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कटक में है। और कटक कहाँ पर है? कटक है उड़ीसा में। कटक कहाँ पर है? उड़ीसा में है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए जितने भी इंस्टीट्यूट वाले जो सवाल होते हैं, जो जेट का जो पेपर होता है, उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन तो 100% पूछे ही जाते हैं। आपसे कम 3 क्वेश्चन तो आपसे ऐसे पूछे जाएंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये वाला इंस्टीट्यूट कहाँ पर है या ये अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, और फिर आपसे पूछे जाएंगे कम से कम 3 वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम। तो जितने भी वानस्पतिक नाम हैं और जितने भी कृषि संस्थान हैं, इन सबको अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि इनसे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जितने भी जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो जेट का ले लो, आईसीआर का ले लो, या बीएचयू का ले लो, या एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का भी ले लो, पुराने जितने भी पेपर हैं उन सबको मैंने ऑब्जर्व किया है और मैंने देखा है कि जो इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर के जितने भी और उससे रिलेटेड, और जितने भी कंफ्यूज करने वाले साइंटिफिक नेम है, उनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर बार। अभी पीछे जो लास्ट लेटेस्ट सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि अफ्रीकन गेंदे का वानस्पतिक नाम क्या है, और अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा दोनों अलग अलग होते हैं और नाम भी उनका अलग अलग होता है। तो साइंटिफिक नेम और इंस्टीट्यूट से सवाल हर बार हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे आप कोई सा भी एग्रीकल्चर का कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, तो इनको सबसे पहले आप याद करिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो इनका सिलेबस भी छोटा है। लगभग 50 साइंटिफिक नेम याद करने हैं आपको, और लगभग 40 से 50 इंस्टीट्यूट याद करने हैं, जिसमें आपके ये 100 अगर आप याद कर लोगे तो आपके कम से कम मान लो कि 4 से लेकर 6 सवाल हर एग्ज़ाम में राइट होने की संभावना बढ़ जाएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? पीछे जो 2012 का पेपर जब मैंने सोल्व करवाया था तो भैंस का पूछा था, फिर 11 में उन्होंने गाय का पूछ लिया, अब वापस से उन्होंने भैंस का पूछा है। तो भैंस का जो गर्भकाल होता है वो होता है 300 एग्जिट 310 दिन का होता है, लेकिन ऑप्शन में 308 है तो 308 सही मानेंगे। अगर गाय का पूछ लिया जाए तो गाय का होता है 280 दिन, 280 दिन गाय का होता है, और भैंस का 310 दिन होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रमाणित बीजों का वितरण कौन करता है? अब सबसे पहले तो प्रमाणित बीज जो होते हैं, जो प्रमाणित बीज होते हैं उन पर कौन सा टैग लगा होता है? प्रमाणित बीज पर नीले रंग का टैग लगा होता है। और किसानों को हमेशा कौन सा बीज दिया जाता है? प्रमाणित बीज ही दिया जाता है। और जो राजस्थान में प्रमाणित बीजों को किसानों को जो बांटता है या वितरित करता है वो करता है RSSC, यानी कि राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन, यानी कि राजस्थान राज्य बीज वितरण निगम, राजस्थान राज्य बीज वितरण निगम। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इंग्लिश में बोला जाता है राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन, और हिंदी में बोला जाएगा राजस्थान राज्य बीज वितरण निगम। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में किसानों को सर्वाधिक बीज दिलाने वाली संस्था है, संख्या नहीं है, संस्था है। तो यहाँ पे भी वही आंसर आ जाएगा RSSC, जो क्या करती है? राजस्थान में किसानों को सर्वाधिक बीज वितरित करती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा खरपतवारनाशी है? 2,4-D, BHC, DDT और पैराथियन। तो जो खरपतवारनाशी है वो है 2,4-D। 2,4-D क्या है? एक खरपतवारनाशी है, और इसका उपयोग खेत में खड़ी फसल में खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान में व्यापक मात्रा में किन्नू कहाँ पैदा किया जाता है? अगर आपने अभी तक किन्नू नहीं देखा है तो देखो, ये यहाँ पर इमेज फोटो शो हो रही है, ये ऐसा होता है किन्नू, जो लगभग संतरे के जैसा ही होता है लेकिन साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है, और इसकी छाल संतरे से ज़्यादा ढीली होती है, तो उसको बोला जाता है किन्नू, और ये एक नींबू वर्गीय फल है। तो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा किन्नू होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? गंगानगर में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? श्री गंगानगर में होते हैं। और ये जो किन्नू होते हैं इसको मैन मेड फ्रूट भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मैन मेड फ्रूट भी कहा जाता है। और इसके बारे में और रोचक तथ्य बताता हूँ आपको। ये एक ऐसा फ्रूट है जो भारत से भी पहले पाकिस्तान में इसको उगाना चालू किया गया था। भारत से भी पहले इसको कहाँ पर उगाना चालू किया गया था? पाकिस्तान में इसको उगाना चालू किया गया था, और ये उन्हीं क्षेत्रों में इसको उगाया जाता है, उन्हीं क्षेत्रों में इसकी खेती सक्सेसफुल है जहाँ पर सर्दियों में क्या होता है? सर्दियों में जहाँ पर धुंध रहती है और कोहरा रहता है, उन क्षेत्रों में इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। और लगभग जो राजस्थान में जितना भी किन्नू होता है उसका 95% ये मान लो आप, या
% मान लो श्रीगंगानगर में ही होता है और कुछ मात्रा में हनुमानगढ़ में भी होता है। अगला सवाल है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि काजरी कहाँ पर स्थित है। अब देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगभग सारे एग्जाम में, जरूरी नहीं कि वो एग्रीकल्चर का ही हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्योंकि एग्रीकल्चर का 1 या 2% पार्ट सब में आता है, चाहे आप पटवारी ले लो, ग्राम सेवक ले लो, आरएस ले लो, आईएएस ले लो, कोई सा भी एग्जाम ले लो, उसमें लगभग 1% एग्रीकल्चर पूछी जाती है। 1 से 2% का मतलब है कि 1 से 2 सवाल पूछा जाता है और उसमें लगभग 80% बार तो सिर्फ यही पूछा गया है कि काजरी कहाँ पर है। काजरी का मतलब सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, जोधपुर में है। और जेट में ये तो मेरे को लगता है कि हर बार इसने रिजर्वेशन करवा रखा है, इस क्वेश्चन ने ये पूछा ही जाता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना आप। काजरी है वो कहाँ पर है, जोधपुर में। काजरी को क्या बोला जाता है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब इसको हिंदी में बता देता हूँ, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र भी बोला जाता है या केंद्रीय मरु क्षेत्र भी बोला जाता है, और ये मरु क्षेत्र कहाँ पर है, जोधपुर में है। और वहाँ पर ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या करता है, रिसर्च करता है, तो जोधपुर में है। काजरी भी बोला जाता है इसको। वहाँ पर आपको CAZRI लिखा हुआ भी आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो और काजरी और ये तीनों एक ही नाम है। अगला सवाल है सरसों उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा सरसों होती है वो कहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा सरसों होती है राजस्थान में। अगर सोयाबीन पूछ लिया जाए तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, मध्य प्रदेश में। सोयाबीन का जो कटोरा या मध्य प्रदेश को बोला जाता है सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। अगला सवाल है आम किस कुल का पौधा है। आम किस कुल का पौधा है, एनाकोर्डियेसी कुल का पौधा है, यानी कि जो आम की फैमिली है वो है एनाकोर्डियेसी। नेक्स्ट सवाल है अम्लीय मृदाओं में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो अम्लीय मृदाओं में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, ऑक्जेलोफाइट्स। अम्लीय मृदा में जो पौधे उगते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑक्जेलोफाइट कहते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में इसबगोल कहाँ पर पैदा होता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में इसबगोल कहाँ पर पैदा होता है, सबसे सर्वाधिक मात्रा में इसबगोल पैदा होता है जालोर में। सबसे सर्वाधिक मात्रा में इसबगोल कहाँ पैदा होता है, सर्वाधिक मात्रा में इसबगोल पैदा होता है जालोर में। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में इसबगोल जो पैदा होता है वो होता है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है मूंग का वानस्पतिक नाम क्या है। तो जो मूंग का, देखो अब मैंने कहा था कि कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। साइंटिफिक नेम में अक्सर यही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि मूंग का नाम वानस्पतिक नाम पूछा है तो आपका सीधा से जाएगा कि विग्ना मूंगो इसका वानस्पतिक नाम होगा। तो विग्ना मूंगो इसका वानस्पतिक नाम नहीं है, मूंग का वानस्पतिक नाम है विग्ना रेडिएटा। क्या है, विग्ना रेडिएटा इसका वानस्पतिक नाम है। और मोट का वानस्पतिक नाम है उड़द का वानस्पतिक नाम है विग्ना मूंगो और मोट का है विग्ना साइनेंसिस। तो इसको विग्ना एकोनिटिफोलिया भी बोला जाता है। तो इस तरीके से कंफ्यूज करने वाले सवाल पेपर बिल्कुल इजी आता है, लेकिन ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं आपको कि आप उन ऑप्शंस में उलझ जाते हैं और आप सही आंसर का तकाजा नहीं लगा पाते। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं हो तो आप सही आंसर को चूज़ नहीं कर पाते। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पेपर को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो बिल्कुल ठंडे दिमाग से, प्रेशर को दिमाग से रिलीज़ करके आराम से पेपर को करिएगा। और पेपर करते समय सबसे आपको ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि गलत नहीं करने हैं, आपको गलत सवाल बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अगर आपको 25 सवाल आ रहे हैं एग्रीकल्चर में, 40 में से 25 आ रहे हैं तो 25 ही बहुत हैं। वो पेपर जो हार्ड आया है वो आपके अकेले के लिए नहीं आया है, वो पेपर सबके लिए हार्ड आया है। तो इस तरीके से आपको पेपर को सोल्व करना है। और साइंटिफिक नेम, एक बार फिर कह रहा हूँ मैं, साइंटिफिक नेम और जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, संस्थान हैं, उनको पढ़ लीजिएगा। कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन उससे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो जो इसका मूंग का वानस्पतिक नाम है, वो मूंग का वानस्पतिक नाम क्या है, विग्ना रेडिएटा। अगला सवाल है बीटी बैंगन किस कीट के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। बीटी बैंगन किस कीट के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। तो अब इस तरीके से आपको समझाता हूँ। देखो, जो ऐसी कौन कौन सी सब्जियां हैं जिसका हम उपयोगी भाग जो काम में लेते हैं वो फल के रूप में लेते हैं। तो कौन कौन सी हैं, बैंगन, भिंडी, फिर उसके बाद में मिर्च, फिर उसके बाद में टमाटर। ये जो है ये क्या है, ये उस सब्जी का फल वाला जो भाग है वो हम काम में लेते हैं। तो बैंगन क्या है, बैंगन का जो पौधा है उसमें कौन सा पार्ट हम सब्जी के लिए काम में लेते हैं, फल लेते हैं। तो ये फल छेदक जो बैंगन का कीट है उसमें फल छेदक रोग को रोकथाम के लिए उसमें बीटी जीन को डाला गया है। तो जो बीटी बैंगन की जो किस्म है उसमें कौन सा कीट नहीं लगता है, फल छेदक नहीं लगता है।
अगला सवाल है भंडारण के लिए सब्जियों व फूलों के बीजों को किस में पैक किया जाता है। देखो भंडारण के लिए सब्जियों व फूलों के बीजों को किस में पैक किया जाता है। ऑप्शन है एल्यूमिनियम फॉइल पेपर, दूसरा है पॉलीथीन बैग, तीसरा है पेपर बैग। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। एल्यूमिनियम फॉइल पाउच तो आप जानते होंगे, एक एल्यूमिनियम का कागज़ आता है जिसमें आपने अमूमन देखा भी होगा कि खाना पैक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, उसको एल्यूमिनियम फॉइल पाउच बोला जाता है। और पॉलीथीन बैग, पेपर बैग आप सभी जानते हैं। तो इन तीनों का उपयोग किस लिए किया जाता है, फूलों और सब्जियों के बीजों को पैक करने के लिए। अगला सवाल है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखो विटामिन ए से तो होता है रतौंधी रोग, और विटामिन बी से होता है बेरी रोग, और विटामिन सी से कौन सा होता है स्क्रबी रोग। अब आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन भी जेट में आया हुआ है। क्वेश्चन ऐसे आया था कि विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है। तो विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड भी इसको बोला जाता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्क्रबी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, बेरी होता है। बी से ध्यान रख लेना, बी से बेरी हो रहा है, और बी से ही कौन सा हो रहा है, स्पेलिंग विटामिन बी की बी से स्टार्ट होती है, और बेरी भी बेरी रोग बी से हो रहा है। तो ऐसे रिलेट करके याद रख लेना। और एक का तो है रतौंधी जो रोग होता है वो आँखों में होता है। अगला सवाल है निम्न में से सींग काटने की विधि है। कास्टिक छड़ विधि, बिजली यंत्र से, और आरी से, और उपयुक्त सभी। तो जो सींग रोदन की क्रिया की जाती है, पशुओं में सींग काटने की जो क्रिया की जाती है वो कास्टिक छड़ द्वारा भी की जाती है, बिजली यंत्र द्वारा भी की जाती है, और आरी से भी की जाती है। ये सींग क्यों काटे जाते हैं, जब पशु पैदा होते हैं तो लगभग जब पशु 1 महीने का या 1 से 1.5 महीने का हो जाता है तो उस समय क्या किया जाता है, इनके सींग रोदन की क्रिया की जाती है, इनके सींग काट दिए जाते हैं। तो कास्टिक छड़ से भी काट देते हैं, बिजली यंत्र से भी काट देते हैं, और आरी से भी काट देते हैं। अगला सवाल है पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर 2 सवाल बनते हैं। देखो पीछे दिया गया है शब्द लॉजी। तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जितने भी शब्द हैं जिसमें पीछे लॉजी शब्द आता है तो वो सारे शब्द कौन से होंगे, वो सारे शब्द होंगे ग्रीक शब्द। जिसमें लॉजी या नोमी शब्द आता है वो सारे शब्द कौन से होंगे, वो सारे होंगे ग्रीक शब्द। और जिसमें कल्चर शब्द आता है, पीछे कल्चर शब्द आता है जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, तो वो सारे शब्द कौन से होंगे, वो लैटिन होंगे। तो पोमोलॉजी शब्द कौन सा है, पोमोलॉजी इज ए ग्रीक वर्ड। ये कौन सा शब्द है, ग्रीक शब्द है। और पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी के अंदर किया जाता है फलों का अध्ययन या फलों की खेती की जाती है। फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर में हो गया, तो फ्लोरिकल्चर में पीछे कल्चर आ रहा है तो वो कौन सा हो गया, वो लैटिन हो गया। साग सब्जियों का किस में आ गया, साग सब्जियों का ओलेरिकल्चर में आ गया। तो ओलेरिकल्चर कौन सा वर्ड हो गया, ओलेरिकल्चर लैटिन वर्ड हो गया। और ये है वनों का, तो वनों का जो खेती होती है वो किस में होती है, फॉरेस्ट्री में होती है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है नई दिल्ली में। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, परिषद की जगह अगर संस्थान कर दिया जाए तो आप इसका राइट आंसर क्या करोगे, तो फिर इसका राइट आंसर होगा पंतनगर उत्तराखंड। पंतनगर उत्तराखंड में एक जिला है जिसका नाम है पंतनगर। वहाँ पर क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। कहाँ क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। और मैं यह बताना चाहता हूँ कि भारत में जो सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय खुला था वो पंतनगर में खुला था, 1960 में खुला था। और उस समय वो उत्तर प्रदेश में था। उस समय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों एक ही राज्य थे। फिर उत्तराखंड अलग कर दिया गया उत्तर प्रदेश से, और जब अलग किया था तब इसका नाम उत्तरांचल था। और हाल ही में कुछ वर्षों में उस उत्तरांचल को चेंज करके उसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा बना है। साथ ही मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब आप वीडियो देखते हो उसके बाद में वीडियो देखने के बाद ना आप लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ थोड़ा आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी कुछ अपना सपोर्ट दिखाएं ताकि मैं आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं। अब इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ 25 लाइक्स, 25 लाइक आ जाएं तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ
आपका सपोर्ट मेरे साथ है और आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगला सवाल है, एजोला का उपयोग कौन सी फसल में करते हैं? एजोला का उपयोग कौन सी फसल में करते हैं? गेहूं, जौ, मक्का, धान। तो जो एजोला होता है वो क्या होती है? एक प्रकार की एल्गी होती है और उसका उपयोग किस में किया जाता है? धान में किया जाता है। धान यानी कि चावल में किया जाता है। अगला सवाल है, ब्यूटायरोमीटर का क्या काम आता है या ब्यूटायरोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है अम्लीयता परीक्षण में, अपेक्षित घनत्व में, वसा परीक्षण में और दूध में मिलावट ज्ञान करने के लिए। तो जो ब्यूटायरोमीटर का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है वसा परीक्षण के लिए, यानी कि दूध में फैट % निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ब्यूटायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लैक्टोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है दूध में लैक्टिक अम्ल की मात्रा को पता लगाने के लिए। किसका उपयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, औषधीय पौधा है कपास, नीम, जौ और बाजरा। तो जो कपास, जौ और बाजरा तो नहीं है, और नीम क्या है? एक औषधीय पौधा है। नेक्स्ट है, गरीब का सेब किस फल को कहा जाता है? गरीब का सेब किस फल को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? बेर को गरीब का सेब भी कहा जाता है। बाग लगाने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है? बाग लगाने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी विधि अपनाते हैं? कंटूर विधि अपनाते हैं। कंटूर विधि में क्या होता है? उबड़ खाबड़ जो ज़मीन होती है उसमें क्या लगाते हैं? बाग लगाते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में ज़मीन समतल नहीं होती है, उबड़ खाबड़ होती है, और उस क्षेत्र में क्या लगाए जाते हैं? कंटूर प्रणाली से बाग लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, भंडारण के समय बीजों में नमी की मात्रा होनी चाहिए। यानी कि जब हम बीजों को भंडारित कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के बीजों को, चाहे वो बीज तेलीय बीज हो सकते हैं, यानी कि तेल वाली फसल के बीज हो सकते हैं, चाहे वो बीज दलहनी हो सकते हैं, चाहे वो खाद्यान्न वाले हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तो उनमें जब भंडारण किया जाता है तो उनको भंडारण करते समय उनमें नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? उनमें नमी की मात्रा होनी चाहिए 6 से 10%। कितनी होनी चाहिए? 6 से 10% नमी की मात्रा होनी चाहिए। अगला सवाल है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ICR दिवस कब मनाया जाता है? ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिवस, तो उसका आंसर होगा 16 जुलाई। क्या हो जाएगा? 16 जुलाई को ICR दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगला सवाल है, लाल सड़न यानी कि रेड रॉट किस फसल की गंभीर बीमारी है? तो जो रेड रॉट होता है वो किस में होता है? गन्ने में होता है। गन्ने में क्या होता है? जो जब ये रोग लग जाता है तो गन्ना जो अंदर से क्या हो जाता है? लाल हो जाता है और सड़ने लगता है। तो लाल सड़न या रेड रॉट किसकी बीमारी है? गन्ने की मुख्य बीमारी है। तो ये सन 2010 का एग्रीकल्चर का पेपर था, जेट का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट में पुराने वीडियोस डाले हुए हैं, वो आपको बहुत पसंद आएंगे और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।